नमस्कार एवरीवन। आज की अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का अपना लेक्चर नंबर 10 है ऑफ चैप्टर नंबर 2। राइट, काफी टाइम से अपना चैप्टर चल रहा है। आज फाइनली ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। अपने सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर भी बोल सकते हैं, यही वाला था। बट आज अपने कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ, आज अपने लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? ये वाला टॉपिक हमने कर लिया था, व्हाट इज क्लियरिंग कोऑपरेशन, ये हमने देख लिया था। राइट, इसमें कंप्लीट हो गया। क्लियरिंग कोऑपरेशन का मैंने बताया 3 इंपॉर्टेंट काम रहता है। फर्स्ट इज क्लियरिंग एंड सेटल करना। अगर करें क्लियरिंग एंड सेटल का ये पहले मीनिंग समझ लो, क्योंकि अभी भी काम आएगा अपने को। क्लियरिंग का मैंने मतलब क्या बताया था? अलग अलग ब्रोकर वाइज अलग अलग सिक्योरिटीज का हम देखते हैं नेट बाय पोजीशन या फिर सेल पोजीशन क्या है, इसको हम क्या बोलते थे? क्लियरिंग बोलते थे। लास्ट क्लास में डिटेल में कर लिया, और अभी एक बार वापस बता रहा हूँ। ये क्लियरिंग हुआ। सेटलमेंट क्या होगा? एक्चुअल में पैसों को देना एंड एक्चुअल में सिक्योरिटी को लेना। सिक्योरिटी एंड पैसों का एक्चुअल में ट्रांजेक्ट करना, एक्चुअल में एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करना, इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। क्लियरिंग में सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, सेटलमेंट में एक्चुअल ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटी एंड मनी को। राइट, तो ये हुआ क्लियरिंग का हुआ काम, और ये सेटलमेंट का काम हुआ। आई थिंक तुमको समझा होगा। तो एक तो ये इनका मेन काम था। दूसरा इनका काम था क्या? ये फाइनेंशियल प्रोवाइड फाइनेंशियल गारंटी फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज। जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है? यदि एक पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो ये लोग तुमको गारंटी देते हैं, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। आपको कहीं से भी लाएंगे और आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको पैसे देंगे, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वाले गारंटी देते हैं। ये इनका सेकंड बड़ा काम है। तीसरा, प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस करके, रिस्क मैनेजमेंट के लिए फंक्शंस प्रोवाइड करता है। करे ये जैसे मार्जिन वगैरह लेके रखना, अगर करे हर एक पार्टी को ऐसा रिस्क आइडेंटिफाई करना, ये इनका काम होता है। ये तीन मेन काम होते हैं किसके? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के, जो कि हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक, ये याद रखना। दो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपने इंडिया में, कौन कौन सा? एक तो एनएस ये वाला एनएससीसीएल, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड दूसरा इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट आई डोंट नो लास्ट क्लास में बताया कि नहीं बताया था। बट ये वाला है ना जो नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इसका नाम आज के टाइम पे इसको एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड करके बोलते हैं। एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड, ये इसका आज के टाइम में नाम है। ये वाला नाम एक्चुअली पुराना नाम है, आज के टाइम में इसका नेम ये है। जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस, राइट। ना आगे चलते हैं इसके अंदर। आज की क्लास अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है ये जरा समझो। रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है ये जरा समझो। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री समझते हैं क्या हुआ करता था। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था? जो फिजिकल एरा हुआ करता था उस टाइम की बात कर रहा हूँ, राइट। सेटलमेंट की हम बात करें, सेटलमेंट का मतलब क्या होता था? एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी एंड सिक्योरिटी, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी एंड सिक्योरिटी, राइट। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था? फिजिकल एरा की बात करें तो ओल्ड टाइम्स, नॉट सो गुड टाइम्स बट ओल्ड टाइम्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता? 14 to 30 डेज सिर्फ और सिर्फ लोग क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे। 14 to 30 डेज क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग होता था। यहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब क्या? सिर्फ और सिर्फ बाय सेल होएगा, सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करे, सेटलमेंट करी नहीं है। फिर ये बैठ के फोर्टनाइट मतलब 14 डेज, सॉरी हाँ 14 डेज, राइट। फोर्टनाइट मतलब 14 डेज हो गया। ये लोग क्या करते थे? सेटलमेंट करते थे। ये हुआ करता था पहले के टाइम पे। तुमको समझा? पहले क्या करे? लगभग एक महीना तो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे, बाई एंड सेलिंग कर रहे। फिर बैठ के एक 14 डेज का टाइम पीरियड इन्होंने डिसाइड किया, जिसके अंदर ये क्या करते हैं? सेटलमेंट करते थे। मतलब कि जिन लोगों को शेयर्स मिलने थे वो इस 14 डेज के पीरियड में आओ, अपने शेयर्स लेके जाओ। जिन लोगों ने ऐसा शेयर्स खरीदे थे वो उसके बदले में क्या करेंगे? पैसे देंगे इन 14 डेज के टाइम पीरियड के अंदर। तो इतना ज्यादा गुड टाइम लगता था पहले के टाइम पे। सेटलमेंट के अंदर, ट्रेडिंग में भी इतना टाइम लगता था, सेटलमेंट के अंदर भी इतना टाइम लगता था। ये था पुराना वाला सिस्टम। 1990s की बात करें तो फिजिकल ट्रेडिंग वगैरह हो करता। फिर टाइम के साथ में धीरे धीरे क्या हुआ? प्रोग्रेस होता गया, राइट। आज के टाइम का क्या सिचुएशन है? आज के टाइम का अपना क्या सिचुएशन है टुडे? अभी देखते हैं अभी अपने क्या सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पे ट्रेडिंग अभी क्या करते हो? डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो। ये हो गया ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितना दिन का रहेगा? एक दिन का। मतलब आज जो तुमने ट्रेडिंग किया, आज जो ट्रेडिंग किया, इसका सेटलमेंट कभी होगा? नेक्स्ट डे पे इसका सेटलमेंट हो जाएगा। ये हो गया इसका सेटलमेंट। ये इसके अंदर भी कितना लगेगा? 1 डे लगेगा। तुमको समझा यहाँ पे हमने क्या बोला करके? एक दिन जो आज हमने ट्रेडिंग किया कल सेटल हो जाएगा, आज ट्रेडिंग किया कल सेटल हो जाएगा। यहाँ पे अभी कोई ट्रेडिंग को ऐसा नहीं करे कि 10-15 दिन तक सिर्फ ट्रेडिंग किए जा रहे हैं, नहीं। आज जो ट्रेडिंग किया बस वही कंसिडर करेंगे और कल उसको सेटल कर देंगे। सिर्फ 2 दिन के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं क्या? जिस दिन ट्रेडिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं टी डे बोलते हैं। जिस दिन हम ट्रेडिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टी डे बोलते हैं।
और जिसको सेटलमेंट करते हैं उसको बोलते हैं T+1 डे। और सेटलमेंट होता था कभी तुम्हारा T+1 डे के अंदर तुम्हारा सेटलमेंट होता था। ट्रेडिंग को क्या बोलते हैं, टी डे, और जिस दिन सेटलमेंट होगा उसको बोलते हैं T+1 डे पे तुम्हारा सेटलमेंट हो जाता है। ये आज के टाइम का करंट सिस्टम है, राइट। बट ऑफ कोर्स तुम्हारा बुक थोड़ा सा पुराना है करके, ये ना आज भी ये T+2 डे वाले को लेके चलता है। आज मार्केट में जाओगे तो क्या है, T+1 डे का सेटलमेंट होता है, बट तुम्हारा बुक थोड़ा पुराना है तो T+2 डे का सेटलमेंट लेके चलता है, राइट। ये मैंने कोई गलत नहीं लिखा। तुम्हारा बुक का 2000 आई थिंक 23 के अंदर, 2023 के अंदर ये T+2 डे सेटलमेंट से हम T+1 डे सेटलमेंट में आ गए थे, राइट। बट अभी भी देखो अपना बुक क्या बोलता है, T+2 बेसिस पे सेटलमेंट होगा, राइट। तो मैंने तुमको बहुत ही पुराना हिस्ट्री बताया, फिर जो तुम्हारा आज के टाइम का क्या सिचुएशन है वो बताया, फिर तुम्हारे बुक में क्या सिचुएशन है वो मैंने बताया। आई थिंक अभी तुमको क्लियर रहेगा सेटलमेंट का क्या रहता है। अभी एक बार देख लेते हैं। अंडर द रोलिंग सेटलमेंट ऑल द ओपन पोजीशंस एट द एंड ऑफ द डे मैंडेटरी रिजल्ट इन पेमेंट स्लैश डिलीवरी एंड नंबर ऑफ डेज लेटर करके। पहला तो रोलिंग सेटलमेंट का मतलब क्या है। रोलिंग सेटलमेंट का मतलब होता है जब हम डेली डेली जो ट्रेड हो रहा है उनको सेटल करते जाते हैं, इनको हम बोलते हैं रोलिंग सेटलमेंट। क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ दिन तो हम सिर्फ ट्रेड करते थे फिर सेटलमेंट करते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी जो ट्रेड हो रहा है आज का दिन वो कल सेटल हो जाएगा, आज के दिन ट्रेड हो रहा है वो कल सेटल हो जाएगा, इसको बोलते हैं रोलिंग सेटलमेंट करके, राइट। तो ये रहेगा रोलिंग सेटलमेंट करके, ठीक है। फिर आगे, करंटली ट्रेड्स इन द रोलिंग सेटलमेंट आर सेटल्ड ऑन T+2 बेसिस, वेयर टी इज द ट्रेडिंग डे। टी क्या हो गया, ट्रेड डे हो गया, फिर ट्रेडिंग डे हो गया, राइट। ये तुम्हारा बुक क्या बोलता है, T+2 डे बोलता है, जबकि मैंने बोला रियलिटी आज है T+1 डे का सेटलमेंट, राइट। थोड़ा सिस्टम और भी फास्ट हो गया, और ये चेंज हुआ था 2023 के अंदर। For example, a trade executed on Monday is mandatorily settled by Wednesday, considering 2 working day from trade day, right? मंडे को तुम्हारा कोई ट्रेड हुआ तो वो कभी सेटल हो जाएगा, एज पर बुक वेडनेसडे को सेटल हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन का टाइम पीरियड लगता है। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करना, यहाँ पे हमने क्या करते, कंसिडर करते वर्किंग डे कंसिडर करते हैं, ठीक है। मान लो फ्राइडे को ट्रेड हुआ होता, तो फ्राइडे को ट्रेड हुआ तो बीच में 2 दिन तो सैटरडे संडे आ गए, तो उनको तो कुछ काम होता नहीं है, तो तुम्हारा ट्रेड कभी सेटल होगा, मंडे और ट्यूसडे को सेटल होगा, राइट। 2 वर्किंग डे कंसिडर करते हैं। वर्किंग डे मतलब जिस दिन एक्चुअल में बाइंग एंड सेलिंग होता है, शेयर मार्केट खुला रहता है, उसको हम बोलते हैं वर्किंग डे। बीच में मान लो कोई नेशनल हॉलिडे आ गया, गांधी जयंती आ गया, तो 1 अक्टूबर को तुमने ट्रेडिंग किया और फिर 2 तारीख को गांधी जयंती आ गया, तो वो छुट्टी रहता है उसका, नेशनल हॉलिडे। तो तुम्हारा अभी एग्जीक्यूशन कभी होगा, 3 को नहीं 4 को होगा, क्योंकि 2 दिन लगता है ना, ठीक है। ये चीज एक ध्यान रखना, यही हो गया। नाउ the funds and securities pay in pay and pay out are carried out on the T+2 डे, okay? पे इन पे आउट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में ट्रांसफर करना सिक्योरिटीज एंड फंड को। ये पे इन पे आउट के वजह से आगे आएगा, थोड़ा और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो। नाउ अभी देखो एक टेबल के अंदर बता रहा है किस प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लगता है। वैसे तो टेबल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और आउटडेटेड भी है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है आउटडेटेड भी है, तो एक बार स्टिल इसको एक बार देख लेते हैं, राइट। नाउ ट्रेडिंग, ये रोलिंग सेटलमेंट, रोलिंग सेटलमेंट ट्रेडिंग, ये होगा टी डे होगा, जिस दिन ट्रेड होएगा उसको हम क्या बोलते हैं, टी डे बोलते हैं, राइट। फिर क्लियरिंग, नाउ क्लियरिंग अभी क्या होगा, T+1 क्लियरिंग होगा। ये कस्टोडियल कंफर्मेशन डिलीवरी जनरेशन क्या होता है, ये देखो। कस्टोडियल कंफर्मेशन बेसिकली क्या होता है, जब मैंने बोला था तुमको जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, अपने इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हुए, पेंशन फंड्स हुए, फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, कस्टोडियन को अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं, कस्टोडियन को अपॉइंट करते हैं, जिसका काम होता है सिक्योरिटीज को प्रोटेक्ट करके रखना। एंड वो कस्टोडियन ही क्या करता है, अपना ये क्लियरिंग का काम करेगा। कस्टोडियन ही क्या करता है, क्लियरिंग का काम करता है, ठीक है ना। तो अभी वो कस्टोडियन क्लियरिंग का काम करेगा, तो उसको जब वो ट्रेड होएगा तो हम कंफर्मेशन के लिए उसके पास भेजेंगे, किसके पास, कस्टोडियन के पास में, कि बता भाई तू इसका क्लियरिंग करेगा कि नहीं करेगा। तो वो अपने को कंफर्मेशन देता है, हाँ सर मैं इसका क्लियरिंग करूंगा, उसको बोलते हैं कस्टोडियन कंफर्मेशन करके। नेक्स्ट डिलीवरी जनरेशन, ये बेसिकली कुछ नहीं होता, वो जो हम कैलकुलेट करते हैं ना क्लियरिंग के अंदर हर एक का नेट ऑब्लिगेशन, तो उसको हम बोलते हैं डिलीवरी जनरेशन, राइट। तो ये T+1 डे के अंदर हो जाएगा। फिर सेटलमेंट होएगा, सिक्योरिटीज एंड फंड्स पे इन एंड पे आउट होएगा, मतलब पे इन मतलब देंगे करके, पे आउट का मतलब रिसीव होएगा अपने को करके। ये देखना अभी आगे आएगा तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। नाउ वैल्यूएशन डेबिट क्या होता है, ये जरा देखो। यदि एक पार्टी डिफॉल्ट करती है, यदि एक पार्टी ने डिफॉल्ट किया करके, राइट, तो अभी के लिए तो क्या होगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटल कर देगा, बट बाद में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया है उससे पैसे वसूल करेगा। फिर क्लियरिंग ऑपरेशन क्या करेगा, जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया उससे पैसे वसूल करेगा। तो कितना रुपया वसूल किया जाए, उसका कितना वैल्यू वसूल किया जाए, उसको बोलते हैं क्या, क्लियरिंग डेबिट। मतलब कितना रुपया उससे वसूल किया जाए, ये कैलकुलेशन कभी होएगा, T+2 डे बेसिस पे कैलकुलेशन हो जाएगा ना। ऑक्शन, ये पोस्ट सेटलमेंट, सेटलमेंट के बाद वाला सिचुएशन, मतलब क्या है, किसी पार्टी ने डिफॉल्ट किया,
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ने टेम्परेरी एक बार सिक्योरिटी लाके उसको दे दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, एक ऑक्शन ऑक्शन रन होता है। क्यों ऑक्शन रन होता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सिक्योरिटी लाएगा कहाँ से? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है, ऑक्शन स्टार्ट करता है, वहां पे जाएगा और वहां से सिक्योरिटी परचेज करके तुमको देगा। तो जो ऑक्शन होगा वो कभी होता है T+2 डे पे ऑर्गेनाइज होता है ऑक्शन। ये ऑक्शन के अंदर जो सिक्योरिटी तुमको मिला वो तुमको एक्चुअल में रिसीव होगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा। ये होगा T+3 डे बेसिस पे ऑक्शन के अंदर सेटलमेंट, जो ऑक्शन की सिक्योरिटी थी उनको सेटल करना। बैड डिलीवरी रिपोर्टिंग, बैड डिलीवरी रिपोर्टिंग क्या होता है? अगेन ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है, आज के टाइम में नहीं चलता। पुराने टाइम में क्या जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे ना, वो सर्टिफिकेट्स क्या खराब हो जाते थे, फट जाते थे, सिग्नेचर खराब हो जाते थे, फेक फेक सर्टिफिकेट बना देते थे। इनको हम क्या बोलते थे, बैड डिलीवरीज बोलते थे, राइट। यदि आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिला, ऐसा सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट मिला जो कि फटा हुआ है, खराब है, सिग्नेचर मिसमैच है, तो इसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं बैड डिलीवरी रिपोर्टिंग करके। तो T+4 डे तक कर देना। फिर रेक्टिफाइड बैड डिलीवरी, पे इन एंड पे आउट। रेक्टिफाई करने का मतलब होता है उसको करेक्ट करना, जो गड़बड़ था उसको करेक्ट किया। फिर जो करेक्टेड सिचुएशन है उसके अंदर तुमको सिक्योरिटीज पे करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज देना पड़ेगा, उसके बदले में पैसा मिलेगा। ये होता है T+6 डे बेसिस पे। फिर रीबेट डिलीवरी रिपोर्टिंग एंड पिकअप, कि तुमने वापस करेक्ट करके सिचुएशन लिया, उसमें भी मान लो गड़बड़ हो गया तो उसमें भी वापस ऐसा बैड डिलीवरी आया तो कोई गड़बड़ सिक्योरिटी आया तो उसको भी वापस रिपोर्ट कर सकते हो T+8 डे बेसिस पे। या फिर क्लोज आउट ऑफ रीबेट डिलीवरी एंड फंड्स पे इन एंड पे आउट करके क्लोज आउट का मतलब उसका सेटलमेंट करना। ये कभी होगा T+9 डे बेसिस पे। जैसे मैंने बोला बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है टेबल, बस एक चीज याद होना चाहिए तुमको यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर, विच इज T+2 बेसिस के ऊपर सेटलमेंट होता है। एक्चुअल में T+1 है, बट तुम्हारी बुक में T+2 दे रहेगा तो हम वही फॉलो करने वाले हैं। तो T+2 बेसिस पे सेटलमेंट होता है, इतना ही याद होना चाहिए, एंड दैट्स इट। एंड ये 2 वर्किंग डेज होते हैं बस, और ये टेबल का इतना कुछ खास भी नहीं है। अभी देखते हैं पे इन एंड पे आउट को, देखते हैं पे इन एंड पे आउट को देखना क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लेके चलता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ तुमको। नाउ लेट्स से कि तुमने क्या किया, शेयर्स परचेज किया। तुमने क्या किया, शेयर्स परचेज किया, बाय किया शेयर्स को, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे कौन हो, तुम हो। तुम कौन हो करके मेंबर मान लेते एक बार के लिए, तुम्हारे बिहाफ पे उसको मिलता है ना, मेंबर को, ब्रोकर को मिलता है ना, मेंबर, ट्रेडिंग मेंबर हो गया करके। तुमने कोई सिक्योरिटी परचेज किया तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा। तो इसको सिक्योरिटी क्या होगा, रिसीव होगा, ठीक है। रिसीव सिक्योरिटी, रिसीव सिक्योरिटी ना, ये क्या हो गया, सिक्योरिटीज को रिसीव होगा, राइट। और तुमने सेल किया तो क्या होगा, नहीं यार एक सेकंड रुको यार, थोड़ा इसमें गड़बड़ हो रहा है। ट्रेडिंग तुमने बाय किया तो क्या होगा, तुमको सिक्योरिटी मिलेगा करके, राइट। और उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, एंड पे मनी, पे मनी। और टू किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज को हम पे करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आगे पे करते थे, हमको अभी स्टॉक एक्सचेंज से मतलब है, राइट। तुमको सिक्योरिटी मिलेगा और उसको हम क्या करेंगे, पैसा देंगे, ठीक है ना। नाउ फिर तुमने सेल किया, सेल किया तो क्या होगा, तुमको यहाँ पे पैसा मिलेगा करके, रिसीव मनी, रिसीव मनी। तुमने सेल किया तो क्या होगा, तुमको पैसा मिलेगा, एंड यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, पे सिक्योरिटी, या फिर गिव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी उसको हम क्या देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे। सिक्योरिटी मतलब वो जो भी शेयर है, डिबेंचर है, वो उसको हम दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कौन है, स्टॉक एक्सचेंज है, किसको देंगे, स्टॉक एक्सचेंज को देंगे, ओके। नाउ ये जो हमने किया इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम क्या, पे आउट। इसको बोलते हैं हम पे आउट, और इसको बोलेंगे क्या, पे इन। इसको बोलेंगे पे इन। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। स्टॉक एक्सचेंज को यदि कोई चीज मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे, पे इन बोलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज यदि तुमको कोई चीज दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पे आउट बोलेंगे। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, तुमको सिक्योरिटी मिल रहा है, तुम मतलब ट्रेडिंग मेंबर को कुछ मिल रहा है, एंड तुमको सिक्योरिटी मिल रहा है, फिर तुमको पैसा मिल रहा है, और ये दे कौन रहा है, स्टॉक एक्सचेंज दे रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंज से हमने सोचा था क्या, पे आउट, उसने कुछ ना कुछ दिया करके। एंड यहाँ पे भी स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज को पैसा दे रहे हो, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटी दे रहे हो, तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पे इन बोलेंगे, राइट। ये होता है पे आउट एंड पे इन, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट स्टिल चलो एक बार देख लेते हैं। पे इन, देखो, पे इन डे इज द डे व्हेन सिक्योरिटी सोल्ड आर डिलीवर्ड टू द एक्सचेंज। सिक्योरिटी जो हमने बेचा है वो हम किसको देंगे, एक्सचेंज को। एक्सचेंज को क्या मिल रहा है, सिक्योरिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, पे इन बोलेंगे। बाय द सेलर्स, कौन देगा, सेलर्स देगा, ऑफ कोर्स बात है। एंड फंड्स फॉर द सिक्योरिटीज परचेज आर मेड अवेलेबल टू द एक्सचेंज बाय द बायर, ठीक है। तुमने यदि क्या किया है, कुछ सिक्योरिटी परचेज किया तो तुम एक्सचेंज को पैसा दोगे। यदि तुमने सिक्योरिटी क्या किया है, सेल किया है, तो तुम उसको क्या करोगे, सिक्योरिटी दोगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, पे इन हो जाएगा। नाउ पे आउट डे क्या होता है,
इज द डे व्हेन सिक्योरिटी परचेज्ड आर डिलीवर्ड टू द बायर। ठीक है, जो तुमने सिक्योरिटी परचेज किया वो एक्सचेंज तुमको देगा, एक्सचेंज दे रहा है तो क्या होगा, पे आउट हो गया। ठीक है, सिक्योरिटी दे रहा है एंड फंड्स देगा करके तुमको, कभी तुमको पैसा देगा कभी जब तुमने सिक्योरिटी सेल किया, तो ये क्या हो गया, पे आउट वाला सिचुएशन हो गया। At present, pay-in and payout happens on the second working day after trade is executed on the stock exchange। कभी होता है second working day पे होता है आपकी, जबकि एक्चुअल में कभी होता है T+1 डे बेसिस पे हो जाता है, बट बुक के अंदर second working day लिखा, तो हम उसी को मान के चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, यदि कोई पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर डिफॉल्ट करती है, जैसे हमने वो एग्जांपल किया था कि सोनू ने कुछ शेयर खरीदा, उसके बदले में उसने पैसा दे दिया बट उसको शेयर्स मिला ही नहीं, राइट। तो इस केस में क्या होगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है, ऑक्शन कंडक्ट करेगा, वहां पे जाके शेयर्स परचेज करेगा और जो शेयर्स मिले उसको वो चुकाएगा किसको, सोनू को, उसको नुकसान नहीं होने देगा। ये इसके लिए हम ऑक्शन यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, ताकि जो जिस पार्टी के साथ डिफॉल्ट हुआ है, राइट, जिसको शेयर्स मिलना था जिसको नहीं मिला, ताकि वो शेयर्स हम ऑक्शन से खरीदेंगे और इसको दे देंगे। ये पर्पस होता है ऑक्शन का। On account of non-delivery of security by the trading member on the pay-in day, जो पे इन डे है उसको क्या करना था, सिक्योरिटी डिलीवर करना था किसको, ट्रेडिंग मेंबर को, बट उसने किया नहीं करके, तो द सिक्योरिटी आर पुट अप फॉर ऑक्शन बाय द एक्सचेंज। तो एक्सचेंज क्या करेगा, उन सिक्योरिटी को खरीदेगा। तो यहाँ पे बार बार एक्सचेंज बोला, जबकि वर्ड यूज होना चाहिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये बुक का गलती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वर्ड होना चाहिए। 12th क्लास में एक डेडिकेटेड चैप्टर हम पढ़ते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट से रिलेटेड, राइट, जहाँ पे यही चीजें क्या होता है बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हम पढ़ने वाले करके, वहां पे सही दे रखा है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन दे रखा है। बट अभी तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन पर्पस से आई थिंक इन्होंने एक्सचेंज वर्ड यूज किया, बट तुमको पता होना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, राइट। ठीक है, दिस एंश्योर दैट द बाइंग ट्रेडिंग मेंबर रिसीव द सिक्योरिटी, जिस पर्सन के साथ डिफॉल्ट हो उसको सिक्योरिटी मिलेगा। द एक्सचेंज परचेज द रिक्विजिट क्वांटिटी इन ऑक्शन मार्केट एंड गिव्स देम टू द बाइंग ट्रेडिंग मेंबर। ठीक है, वो परचेज करेगा, कौन, एक्सचेंज परचेज करेगा एंड उसको देगा। और क्या, चलो बस ये इतना है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज बैड डिलीवरी। बैड डिलीवरी जैसे मैंने बोला करके, फिजिकल जब सिक्योरिटीज हुआ करती थी उस टाइम का ये प्रॉब्लम हुआ करता था। देखो, this was a more of a problem when trading was carried out in a physical securities, securities given for delivery could be mutilated, mutilated में थोड़ा खराब हो गया करके, इस तरीके से डैमेज हो सकती थी, विदाउट सिग्नेचर, प्रॉपर फॉर्म के अंदर नहीं होती थी, तो this would be returned to the seller for the appropriate action। now the issue is relatively unimportant on account of electronic trades। पहले यदि वो सिक्योरिटी खराब होती थी, फटा टूटा होता था, सिग्नेचर वगैरह में प्रॉब्लम होता था, तो जिससे हमने खरीदा है उसको वापस दे देते थे, ठीक है, हम नहीं रखते थे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हुआ करती है इनको बोलते थे बैड डिलीवरी। एंड आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्यों नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इसी लोग की सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट, राइट। देखो, रिकॉर्ड डेट वाला कॉन्सेप्ट तो फिर भी आज भी एप्लीकेबल है करके, बट बुक क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे इतना एप्लीकेबल नहीं है करके। देखो, पहले क्या हुआ करता था, कंपनी को मान लो डिविडेंड देना, डिविडेंड देने का क्या मतलब है, कंपनी अपने प्रॉफिट में से तुमको हिस्सा देना चाहती है, राइट। तो कंपनी किसको प्रॉफिट में से हिस्सा देगी, उन लोगों को हिस्सा देगी ना जिसके पास अपनी कंपनी के शेयर है करके, उन लोगों को हिस्सा देगी जिसके पास अपने कंपनी के शेयर है। बट प्रॉब्लम क्या है, शेयर्स तो रोज बाय होते हैं, सेल होते हैं। आज मेरे पास सेल है, मैंने सेल कर दिया, अब किसी और के पास है, उसने किसी और को सेल कर दिया, अभी किसी और के पास चलेगा, राइट। तो शेयर्स तो क्या होते हैं, बाई एंड सेल होते रहते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा किसके पास में शेयर्स है और किसके पास में नहीं है, राइट। ये हम बात करें अगेन 1990s वाला वो एरा, ध्यान रखना, जो फिजिकल सिक्योरिटीज वगैरह हुआ करती थी, राइट। उस टाइम पे कंपनी क्या करती थी, ये पता करने के लिए कि किसके पास में सिक्योरिटी है, किसके पास में अपने कंपनी के शेयर्स है, किसके पास में नहीं है, कंपनी एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करती थी। कंपनी कैसा बोलती थी कि जिसके पास में लेट्स से कि 20 अगस्त को, जिसके पास में 20 अगस्त को क्या रहेगा, हमारी कंपनी के शेयर्स रहेंगे, उनको हम क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। कंपनी ने क्या बोला, जिसके पास में 20 अगस्त को हमारे कंपनी के शेयर रहेंगे उसको हम डिविडेंड देते हैं। तो 20 अगस्त क्या होगी, रिकॉर्ड डेट होगी, जिस दिन हम देखेंगे कि किसके पास में शेयर्स है, राइट। नाउ कंपनी क्या करती थी, इसके लिए बुक क्लोजर करती थी। बुक क्लोजर का मतलब क्या है, कंपनी टेम्पररी जो ये शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता था ना, वो आपको रजिस्टर कराना होता था कंपनी के पास में। यदि मैंने शेयर्स खरीदे थे तो मैं कंपनी के पास जाके रजिस्टर कराऊंगा कि देखो भैया मैंने शेयर खरीदे हैं करके, ठीक है, और मेरा नाम लिखो, अपने जो शेयर होल्डर रजिस्टर है उसमें मेरा नाम लिखो। पहले इस तरीके से हुआ करता था, ठीक है ना। बट अब बिकॉज मेरे को क्या करना है, डिविडेंड देना है करके, मेरे को पता करना है कि फाइनली 20 तारीख को कौन था करके, तो मैं टेम्परली क्या करता हूँ, बुक को क्लोज करता हूँ, 2-4 दिन के लिए बुक को क्लोज करता हूँ, ठीक है। ताकि अभी 2-4 बुक क्लोज करने से क्या होगा, किसी का भी नया नाम एंटर नहीं करूंगा, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग नेम्स है उन्हीं का लिस्ट फाइनलाइज करूंगा और उनको डिविडेंड दूंगा।
एक बार लिस्ट फाइनलाइज हुआ, मैंने उनको डिविडेंड दे दिया, उसके बाद में बुक वापस स्टार्ट कर दूंगा। मतलब लोग अभी क्या कर सकते हैं, अपना सिक्योरिटी को आके मेरे पास वापस रजिस्टर करा सकते हैं। ये होता है किसका, बुक क्लोजर का रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट। जैसे मेरे पास रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट तो आज भी चलता है, बुक क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट आज नहीं चलता। उसका क्या रीजन है, मैं थोड़ा अभी इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताने वाला तुमको। Book closure and record date help a company determine exactly the shareholder of a company as on a given date. एक पर्टिकुलर डेट पे कौन कौन अपने शेयर होल्डर्स है ये पता करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड डेट फाइनलाइज करना पड़ता है एंड बुक को क्लोज करना पड़ता है। बुक क्लोजर रेफर टू द क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ द नेम्स ऑफ इन्वेस्टर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी। कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर रजिस्टर मेंटेन करती है, जिसके अंदर सारे जो शेयर होल्डर्स है उनके नेम लिखती है, राइट। उसको हम बोलते हैं क्या, ये क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड, अपने शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड, उसका बुक होता है। कंपनीज अनाउंस बुक क्लोजर डेट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये अनाउंस करती रहती है, पुरानी बात है। अगेन द बेनिफिट ऑफ डिविडेंड बोनस शेयर राइट इश्यू accrue to the investor whose name appear on the company's records as on given date, which is known as record date and is declared in advance by the company so that the buyer have enough time to buy the share and get them registered in the books of company and become entitled for the benefits such as bonus, rights or dividend etc, right। जो रिकॉर्ड डेट वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये किस चीज के अंदर यूज होता है, डिविडेंड के केस में, राइट इशू के केस में, बोनस के केस में, इन सब चीजों के अंदर डिविडेंड सॉरी रिकॉर्ड डेट वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। कंपनी रिकॉर्ड डेट जब रहेगा उससे कुछ दिन पहले ही अनाउंस कर देती है कि क्या रिकॉर्ड डेट होने वाला है, ताकि जिस भी इंसान को हमारी कंपनी के शेयर खरीदना है खरीद लो, टाइम पे रजिस्टर करा लो, ताकि तुमको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। With the depository now in place, the buyer need not to send buyer need not send shares physically to the companies for registration. आज के टाइम पे तुमको शेयर्स फिजिकली कंपनी को भेजने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये ऑटोमेटिक डिजिटली हो जाता है, राइट। This is taken care by the depository since they have record of investor holding as on a particular date electronically with them. आज के टाइम पे डिजिटली रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जैसे तुम किसी को सिक्योरिटी सेल करते हो वैसे वो डिजिटली रिकॉर्ड क्या होता है, अपडेट हो जाता है, राइट। तो बुक क्लोजर करने की नीड नहीं होती है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास रियल टाइम बेसिस पे पता होता है किसके पास हमारी कंपनी के शेयर्स है, और कंपनी को जब भी ऐसा कोई डिविडेंड बांटना करना है तो वो रियल टाइम बेसिस पे लिस्ट कंपनी इनसे ले सकती है, डिपोजिटरी से ले सकती है, ठीक है ना। आई होप तुमको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, ये नो डिलीवरी वाला पीरियड क्या होता है, ये उससे मिला जुला कॉन्सेप्ट है करके। जब बुक्स वगैरह बंद होती है तो हम क्या करते हैं, एक नो डिलीवरी पीरियड उसको बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पे क्या रहेगा, इन्वेस्टर लोग आपस में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो बट सेटलमेंट नहीं होगा। बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो बट उसका सेटलमेंट नहीं होगा, तुम्हारा जो कंपनी के अंदर रजिस्टर है उसमें नाम अभी एंटर नहीं होगा, बट बाइंग एंड सेलिंग कर लो। एक बार जब ये नो पीरियड एंड होएगा उसके बाद में सेटलमेंट भी होगा, तुम्हारा नाम भी रजिस्टर कर देंगे, बट नो पीरियड, नो डिलीवरी पीरियड के अंदर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होगा। Whenever a company announces a book closure or a record date, the exchange set up no delivery period for that security, ठीक है। During this period, only trading is permitted in the security, सिर्फ और सिर्फ trading possible है। However, these trades are settled only after no delivery period is over, but इनका settlement no delivery period खत्म होने के बाद ही होएगा। This is done to ensure that the investors' entitlement for the corporate benefit is clearly determined. ऐसा क्यों करते हैं, ताकि किन किन इन्वेस्टर को बेनिफिट देना है, शेयर देना है, सॉरी वो डिविडेंड देना है, बोनस शेयर देना है, राइट शेयर देना है, ये डिटरमाइन कर सके इसके लिए। नो डिलीवरी पीरियड, बुक क्लोजर वाला पीरियड, दोनों ही पुराना कॉन्सेप्ट है, आज के टाइम पे कोई इनका ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। हाँ, अभी ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक्स डिविडेंड डेट वाला, एक्स डेट वाला, दिस इज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इसको समझते हैं, राइट। अभी एक बात ध्यान से समझना, ठीक है। नाउ अपना लेट्स से शेयर प्राइस, शेयर प्राइस लेट्स से कि अपना डेट लेते हैं 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, ए बी के लिए 3 डेट लेते हैं। शेयर प्राइस कितना है, 100 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए, ये तीनों दिन क्या मान लो सेम ही शेयर प्राइस है, ठीक है ना। अभी कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, ये अज्यूम करते हैं, सिंपल अपने कॉन्सेप्ट समझने के लिए अज्यूम करते हैं तीनों दिन क्या रह रहा है, शेयर प्राइस सेम ही रह रहा है, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, 13 अगस्त को आके अनाउंस किया, कंपनी ने 13 अगस्त को आके अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया गया कि जिस भी इंसान के पास हमारे कंपनी के शेयर 14 अगस्त को रहेंगे उसको हम क्या करने वाले हैं, डिविडेंड देने वाले हैं, ठीक है। कंपनी ने क्या अनाउंस किया, जिस भी इंसान के अनाउंस कभी किया, 13 अगस्त को अनाउंसमेंट किया कि जिस भी इंसान के पास में हमारी कंपनी के शेयर 14 अगस्त के दिन रहेंगे उनको हम डिविडेंड देंगे 5 रुपए का, ठीक है ना। तो 14 अगस्त के दिन तुम्हारे पास क्या है, यदि शेयर है
तो तुमको क्या मिलेगा, उसके ऊपर 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, राइट। ठीक है, 13 अगस्त को है, तुमने बेच दिया तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 14 अगस्त को होना जरूरी है, राइट। तुमने 15 अगस्त को खरीदा है, 14 अगस्त के दिन तुम्हारे पास नहीं था, डिविडेंड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 14 अगस्त के बाद जिसके पास शेयर होगा उसी को क्या मिलने वाला है, डिविडेंड मिलने वाला है। जैसे कंपनी ने 13 अगस्त को ये अनाउंस किया, तो यहाँ पे पहले तो ये बताओ मेरे को क्या हो गया, 14 अगस्त हो गया अपना रिकॉर्ड डेट हो गया। ये क्या हो गया, रिकॉर्ड डेट हो गया, जिस दिन हम देखेंगे कि किस किस के पास में शेयर है और उन लोगों को हम डिविडेंड देंगे, तो ये तो हो गया अपना रिकॉर्ड डेट। नाउ बट अनाउंसमेंट तो 13 अगस्त को आ गया था। 13 अगस्त को अनाउंसमेंट आ गया, कंपनी डिविडेंड देगी, जिसके पास भी 14 अगस्त को शेयर रहेंगे। जैसे ये अनाउंसमेंट आया, जैसे ये अनाउंसमेंट आया, तो आपके पास लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार ये शेयर मेरे को बेच दे, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये शेयर मेरे को बेच दे करके, राइट। बट जो इंसान जिसके पास में शेयर है, क्या वो दूसरे इंसान को 100 रुपए में शेयर बेच देगा क्या, क्या वो उसको 100 रुपए में शेयर बेच देगा क्या, बिल्कुल नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार यदि कल मेरे पास शेयर रहा तो मेरे को 5 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो आज यदि कोई इंसान शेयर बेचेगा क्या, नहीं बेचेगा। बट यदि कोई इंसान ये इसका जो जो 100 रुपए इसका प्राइस है शेयर का, प्लस 5 रुपए का बेनिफिट देने के लिए कोई रेडी है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेच देगा, ठीक है ना। क्योंकि 100 रुपए नॉर्मल प्राइस है, जो बेनिफिट मेरे को नेक्स्ट डे मिलेगा 5 रुपए का, यदि ये इंसान मेरे को आज कोई देने के लिए रेडी है, 105 रुपए में बेच दूंगा करके। तो क्या होता है, जब 13 अगस्त होती है, जिस दिन कंपनी अनाउंस किया, उस दिन ही तुम्हारा शेयर प्राइस क्या हो जाता है, 105 रुपए हो जाएगा। उस दिन ही तुम्हारा शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ के 105 रुपए हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कम प्राइस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, ये हो गया अपना कम प्राइस। कम प्राइस, कम प्राइस का मतलब होता है इसके अंदर जो डिविडेंड का बेनिफिट है वो इंक्लूडेड है। कम प्राइस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो डिविडेंड का बेनिफिट है वो इंक्लूडेड है, इसको हम बोलते हैं कम प्राइस। कम वर्ड ऐसा तो क्यूमुलेटिव, उसको शॉर्ट में लिखते हैं कम करके, ठीक है ना। तो कम प्राइस जिसके अंदर बेनिफिट इंक्लूडेड है, तो ये 105 रुपए तुम्हारा 13 अगस्त को शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, 100 रुपए से बढ़ के 105 रुपए हो जाएगा। नाउ 14 अगस्त को भी यही रहेगा, 100 रुपए जिसका शेयर का प्राइस रहेगा, और जिसके पास सॉरी 105 रुपए प्राइस रहेगा, जिसके पास कंपनी के शेयर है उसको अभी क्या मिल जाएगा, जैसे ही उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, वापस शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, नॉर्मल होके 100 रुपए पे आ जाएगा नेक्स्ट डे पे, ठीक है। एंड ऑफ द डे 14 अगस्त को जब डे एंड हुआ, तो वो कंपनी ने देखा किस किस के पास शेयर है, सबको उनको डिविडेंड दे दिया जिन जिन के पास थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या होगा, जब शेयर मार्केट वापस खुलेगा, तो अभी वो बेनिफिट तो चला गया, बेनिफिट तो चला गया, अब तो किसी को डिविडेंड मिलेगा नहीं, तो वापस शेयर प्राइस तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल 100 रुपए पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो प्राइस रहेगा नेक्स्ट डे पे, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स प्राइस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्स प्राइस बोलते हैं, ठीक है। ये तुमको समझा क्या बोला, यहाँ पे जो प्राइस था वो क्या था, कम प्राइस था। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेनिफिट इंक्लूडेड था। अभी जो प्राइस है ये एक्स प्राइस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग बेनिफिट ये प्राइस है। और जो 15 अगस्त डेट रहेगा इसको हम बोलते हैं एक्स डेट, इसको क्या बोलेंगे, एक्स डेट बोलेंगे। आई होप तुमको पूरा पूरा अच्छे से समझ आया होगा क्या होता है डिविडेंड के केस में। जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है, जितना डिविडेंड मिलेगा उतना उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। तो जो बढ़ी हुई प्राइस है, इंक्लूडिंग बेनिफिट वाली प्राइस है, इसको बोलते हैं कम प्राइस बोलते हैं। एंड जिस दिन तुमको मिलेगा वो बेनिफिट, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। एंड जैसे ही तुमको बेनिफिट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, नेक्स्ट डे पे वो डिविडेंड जो तुम्हारे प्राइस के अंदर इंक्लूडेड था वो हट जाएगा, और जो नॉर्मल प्राइस रहेगी इसको हम बोलेंगे एक्स प्राइस, कि अभी उसमें से बेनिफिट हटा के ये प्राइस है, एक्सक्लूडिंग बेनिफिट प्राइस है, ठीक है। और इस डेट को हम बोलते हैं क्या, एक्स डेट। आई होप तुमको पूरा पूरा इसके अंदर क्लियर होगा, ठीक है ना। चलो अभी एक बार बुक से देख लेते हैं क्विकली एक्स डेट वाले कॉन्सेप्ट को और एक्स डिविडेंड डेट वाले कॉन्सेप्ट को। The date on or after which a security begins trading without dividend included in price, that buyers of the share will no longer be entitled for the dividend which has been declared recently by the company in case they buy on or after the ex dividend। जो एक्स डिविडेंड डेट है करके अपने केस में जो 15 अगस्त ये एक्स डिविडेंड डेट है, ठीक है ना। तो इस डेट के इस दिन या फिर इसके बाद में कोई भी यदि बाय करेगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा डिविडेंड का, उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जिसके पास रिकॉर्ड डेट पे शेयर है, राइट। तो एक्स डिविडेंड डेट वही होता है कि 15 अगस्त वाली डेट अपनी क्या रहेगी, एक्स डिविडेंड डेट है। नाउ व्हाट इज एन एक्स डेट, एक्स डेट क्या होता है करके, एक्स डिविडेंड डेट हो गया, एक्स डेट क्या होता है, वही सेम चीज है, डिविडेंड हट गया, उसके बाद जो जब ट्रेडिंग होएगा नॉर्मल, उसको एक्स डेट बोलेंगे। The first day of the no delivery period is the X date. If there is no any corporate benefit such as right, bonus, dividend announced, for which book closure record date is fixed, the buyer of the share on or after the X date will no longer be eligible। ये वाला लाइन पे फोकस करो, बाकी सब बकवास है। The buyer of the share on or after the X date, जो X date रहेगा
उस दिन पे, और उसके बाद में यदि आप शेयर खरीदते हो तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये होता है किसका एक्स डेट वाला कॉन्सेप्ट, एक्स डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट। जैसे हमने देखा ना डिविडेंड जैसे अनाउंस होता है शेयर प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, वैसा अदर केसेस के अंदर भी होता है। जैसे बोनस शेयर अनाउंस होता है, जैसे तुम्हारा ये क्या बोलते हो राइट शेयर अनाउंस होता है, तब भी थोड़ा शेयर प्राइस बढ़ता है, ठीक है ना। जितना बेनिफिट है उतना शेयर प्राइस बढ़ जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट, what recourses are available to the investor slash client for redressing his grievances? किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी क्लाइंट को क्या हो रहा है, मान लो कंप्लेन है, उसके साथ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है करके, या तो किसने कंप्लेन किसके खिलाफ हो सकता है, ब्रोकर के खिलाफ कंप्लेन हो सकता है, कंपनी के खिलाफ कंप्लेन हो सकता है, किसी के भी खिलाफ कंप्लेन हो सकता है। तो आप कंप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कंप्लेन करोगे किसके पास? दो जन होता है जिनके पास जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। पहला कौन है? अपना जो एनएससी है, उसने क्या बना रखा है, ये बना रखा है इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल बना रखा है। एनएससी ने क्या कर रखा है, एक इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल बना रखा है, वहां पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो, राइट। दूसरा कंप्लेन किसके पास कर सकते हो? सेबी के पास कंप्लेन कर सकते हो, जो हमें आगे चल के देखेंगे। तो पहला एनएससी वाली कंप्लेन को देखते हैं। यू कैन लॉन्च कंप्लेन विद द इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल करके बना रखा है। ये किसने बनाया? एक्सचेंज ने बनाया। जो एक्सचेंज है उसने इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल बना रखा है, वहां पे जाके आप अपना कंप्लेन करा सकते हो। ये कंप्लेन किसके खिलाफ हो सकता है? ये ब्रोकर के खिलाफ कंप्लेन हो सकता है ऑन अ सर्टेन ट्रेड डिस्प्यूट और नॉन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और सिक्योरिटीज। कोई ट्रेड डिस्प्यूट है, तुमको पैसा नहीं मिला, सिक्योरिटी नहीं मिला, तो तुम कंप्लेन जाके इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल में कंप्लेन करा सकते हो। IGC, Investor Grievance Cell, takes up complaint in respect of the trade executed on the NSE through the NSE trading member or the SEBI registered sub broker of a trading NSE trading member and trades pertaining to the companies traded on the NSE। क्या बोलता है कि जैसे तुम उसको कंप्लेन करोगे ना, ये तुम्हारा इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल क्या करेगा? कंप्लेन लेके जाएगा किसके पास में? ब्रोकर के पास में जाएगा, क्योंकि हमने कंप्लेन ब्रोकर के खिलाफ की है। तो ब्रोकर के पास में जाएगा, उससे पूछेगा बता भाई तुमने क्यों इसको पैसा नहीं दिया, तुमने क्यों उसको सिक्योरिटी नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है, हमको एक्सप्लेन करो। तो उससे वो एक्सप्लेनेशन लेती है करके, एंड वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है करके, ठीक है ना। नाउ यदि प्रॉब्लम इससे इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, तो आप अपना प्रॉब्लम लेके जा सकते हो किसके पास? सेबी के पास तो लेके जा सकते हो, बट आप अपना प्रॉब्लम ये आर्बिट्रेशन के पास में भी लेके जा सकते हो। आर्बिट्रेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। आर्बिट्रेशन बेसिकली क्या है? सेमी जुडिशियल बॉडी है। क्या है? सेमी जुडिशियल बॉडी है, जो कि इन्हीं डिस्प्यूट्स को, जो अभी हमने डिस्कस किया था, इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में तुम्हारा हेल्प करता है। इसके पास गए इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल के पास में, इससे कंप्लेन सॉल्व नहीं हुआ तो तुम किसके पास जा सकते हो? आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो। ये इसके बेसिकली क्या है? नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी हो गया। आर्बिट्रेशन इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। ये भी कौन प्रोवाइड करता है? स्टॉक एक्सचेंज ही प्रोवाइड करता है। फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द ट्रेडिंग मेंबर एंड देयर क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड्स ऑन द एक्सचेंज। जो भी ट्रेड्स हुआ करके बिटवीन द ब्रोकर एंड द क्लाइंट, और उसके अंदर कोई डिस्प्यूट है, तो पहले इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल के पास जाओ, वहां पे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता तो आप आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो। आर्बिट्रेशन जैसा मैंने बोला क्या है? एक सेमी जुडिशियल बॉडी है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। If no amicable settlement could be reached through the normal grievance redressal mechanism of the stock exchange, then you can make application for reference to the arbitration under the bylaws of concerned stock exchange। ये वही चीज बोल रहा है, यदि कोई एकदम क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं मिलता अपने को इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल से, जो कि वहां से तुमको सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो तुम आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो। पहले इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल के पास जाओ, वहां पे प्रॉब्लम तुमको सॉल्व नहीं होता, तो तुम किसके पास जा सकते हो? आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो। ये क्या हो गया? बेसिक नेक्स्ट लेवल अथॉरिटी हो गया। नाउ पहले इसको पढ़ लेंगे सेबी वाले को। तो मैंने कहा था तुम एक कंप्लेन सेबी के साथ भी रजिस्टर करा सकते हो। तो सेबी स्कोर करके एक पोर्टल बना रखा है सेबी ने, वहां पे जाके तुम अपना कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो। कंप्लेन किसके खिलाफ कराओगे? ब्रोकर के खिलाफ कंप्लेन हो सकता है, तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ कंप्लेन हो सकता है, तुम्हारा जो कंपनीज है उनके खिलाफ कंप्लेन करा सकते हो। कहाँ पे? सेबी स्कोर्स पे जाके। ये सेबी स्कोर्स क्या है? बेसिकली ये स्कोर्स वर्ड कहाँ से आया? एस स्टैंड फॉर सेबी, सीओ स्टैंड फॉर कंप्लेन, एंड देन RE stand for redressal and then S stand for system। तो SEBI scores ये चीज हो गया। This is an online facility offered by the SEBI for investors to place their complaints and follow the action taken against it। तुम कंप्लेन कर सकते हो एंड देन क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है वो भी तुम इसके ऊपर ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। द कंप्लेन शुड बी फर्स्ट रजिस्टर्ड, पहले कंप्लेन रजिस्टर कराओ। SEBI then gives you a unique complaint number आपको मिलता है, यूजिंग विच द रिड्रेसल कैन बी फॉलोड अप विद द ऑनलाइन। आप कंप्लेन रजिस्टर कराओ, आपको एक क्या अपने कंप्लेन के एक नंबर मिलेगा कि आपकी कंप्लेन नंबर ये है, उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो? अपनी कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हो कि कंप्लेन का क्या हुआ, इसका प्रोग्रेस क्या हुआ। SEBI takes up complaint related to issue and transfer of securities and non-payment of dividend with the listed companies।
कोई डिविडेंड पे नहीं किया, किसी ने सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं किया, ऐसी कंप्लेन कर सकते हो तुम। In addition, SEBI also takes up complaint against the various intermediaries registered with it and related issue score thus facilitated you to lodge complaint online with the SEBI and subsequently view its status. तुम कंपनी के खिलाफ, ब्रोकर के खिलाफ, अपना एनएससी बीएससी के खिलाफ, केसी के खिलाफ कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हो और उसके बाद में उसको ट्रैक भी कर सकते हो। मैं तुमको एक बार ये वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सेबी स्कोर करके ये वेबसाइट है करके, ये सेबी स्कोर करके सिंपल सर्च करोगे सेबी स्कोर पोर्टल तो तुमको ये वेबसाइट मिलेगा। यहाँ पे सिंपली लॉगिन करना और तुम अपना कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो। ये कुछ स्टेप्स रहेगा। पहला, रजिस्टर करो तुम, वहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल मांगेगा वो दो, फिर कंप्लेन वहाँ पे अपना फाइल करो करके, जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए वो भी तुम अपलोड कर सकते हो। फिर आप अपना स्टेटस तुम क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि कंप्लेन का क्या प्रोग्रेस हुआ, राइट। रिव्यू कर सकते हो तुम, उसको फीडबैक दे सकते हो करके, ये सब कर सकते हो। कुछ देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेटा भी दे रखा है, टोटल कंप्लेंट्स वगैरह कितनी है देखो, टोटल कितनी, टोटल कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड इन द करंट फाइनेंशियल, इस साल टोटल 5100 कंप्लेंट्स इनको रजिस्टर किया। टोटल कंप्लेंट डिस्पोज इन द करंट फाइनेंशियल, इस साल कितनी कंप्लेंट सोल्व हुआ, 1300 कंप्लेंट सोल्व हुआ, राइट। टोटल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर ऑन स्कोर, कितने इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इस पोर्टल पे रजिस्टर किया, तो कितना ये 2,86,000 इन्वेस्टर जिन्होंने इस पे रजिस्टर किया। टोटल कंपनी रजिस्टर्ड इन करंट मंथ, इस मंथ में इतनी कंप्लेंट्स, ये कुछ बेसिक डेटा तुमको दे रही है। तो इस तरीके से ये वेबसाइट पे आकर तुम क्या कर सकते हो, कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। फिर आज का लास्ट टॉपिक व्हिच इज दिस वन, व्हाट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। नाम से समझ आता है ये कोई सा फंड है जो कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया, बट कब प्रोटेक्ट करेगा, कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जरा देखो। किसी ब्रोकर ने आपके साथ में डिफॉल्ट किया, आपको मान लो किसी ब्रोकर से पैसा लेना था या फिर उससे सिक्योरिटी लेना था, बट उसने आपको डिलीवर नहीं किया, वो चीज नहीं दिया करके आपको नुकसान हो गया। बट स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं हम आपको नुकसान होने नहीं देंगे, आपको जितना भी नुकसान हुआ है उतना हम नुकसान देंगे। कहाँ से आपको, हमने एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बना रखा है, उसमें से हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। तुमने देखा जैसे अपना इंडिया में कहीं पे भी बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, वैसा लैंडस्लाइड हो गया, तो उस केस में बहुत सारे अलग अलग फंड बने होते हैं, जैसे पीएम केयर्स फंड करके, वहां से पैसे निकाल के हम जिन लोगों को भी ऐसा उससे नुकसान हुआ है उनका हम भरपाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या कर रखा है, एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बना रखा है, जिससे कि यदि इन्वेस्टर लोगों को नुकसान होता है, नुकसान क्यों हो रहा है, बिकॉज किसी ब्रोकर ने डिफॉल्ट कर दिया, राइट, तो तुमको इस फंड में से पैसा निकाल के दिया जाएगा। मैक्सिमम कितना पैसा दिया जाएगा, 15 लाख रुपए तुमको मैक्सिमम दिया जाएगा। मैक्सिमम कितना पैसा देंगे, 15 लाख रुपए मैक्सिमम देंगे, जो कि आज ये लिमिट बढ़ा के एक्चुअल में इन्होंने 25 लाख रुपए कर दिया, ठीक है। बट तुमको 15 लाख याद करना है, इतना पैसा तुमको मिल जाएगा। इससे ज्यादा नुकसान हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तुमको नुकसान भुगतना पड़ेगा। नाउ, investor protection fund is maintained by the NSE to make good investor claim which may arise out of non-settlement of obligation by the trading member who has been declared defaulter in respect of trade executed on the exchange। जो ट्रेड्स तुमने किया है स्टॉक एक्सचेंज को यूज करके और बाद में तुम्हारा क्या हुआ, ब्रोकर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो तुमको जो नुकसान होगा, तुम्हारा जो क्लेम्स रहेगा उनको कौन सेटल करेगा, ये अपना इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से सेटल किया जाएगा। The investor protection fund is utilized to settle claims of such investors where the trading member through whom the investor has dealt has been declared a defaulter। यदि उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया हमने ट्रेडिंग मेंबर को कि उसने डिफॉल्ट किया, तो उसकी वजह से आपको जो भी नुकसान हुआ आपको पैसा मिल जाएगा, बट मैक्सिमम 15 लाख ही मिलेगा, आज के केस में 25 लाख रुपए। The payment out of the investor protection fund may include claims arising of non-payment slash non-receipt of security by the investor from the trading member who has been declared a defaulter. The maximum amount of claim payable from the IPF to the investor, where the trading member through whom the investor has dealt is declared a defaulter is 15 लाख रुपए। मैक्सिमम क्लेम कितना रहेगा, 15 लाख रुपए, और कुछ नहीं। तो इसके साथ में अपना ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नाउ, अच्छा चैप्टर था करके, काफी चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें खराब भी थी, बकवास सी आउटडेटेड चीजें, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर वाज गुड। काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिला होगा करके। तो इसके साथ में यहाँ पे चैप्टर खत्म, अपना सबसे बड़ा चैप्टर खत्म। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।